हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल से इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ साहब। गौतम जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कुछ बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च आपकी, उस पर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले एक सवाल बाजार पर तुरंत लेना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब खरीदेंगे तब खरीदेंगे, ये हो जाएगा तो खरीदेंगे, वो हो जाएगा तो खरीदेंगे, अभी कोई ऐसा और कोई एक्सक्यूज़, कोई कारण बचा रह गया जिसका इंतज़ार करें फिर खरीदे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। आपने बहुत सही सवाल पूछा है बिकॉज पिछले 3-4 महीने से हम यही सुनने में आ रहा है कि 26,000 का निफ्टी 22,000 हो गया, वहां खरीदे या 20,000 तक वेट करे। जो 20,000 का वेट कर रहे हैं वो 22 से 24 हो गया। राइट, फिर बीच में ये जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी इंडिया पाकिस्तान का चला, बॉर्डर पे टेंशन, उसमें निफ्टी ने एक मौका फिर दिया। अब आज हालांकि 3% ही ऊपर है, बट 24,700 पे हम वापस आ चुके हैं। तो अनिल जी, ये बहुत फ्यूटाइल है कि टाइमिंग का वेट करें। जब आपके पास पैसा है और आपका नजरिया 3 इयर्स 5 इयर्स का है और आपको अपने शेयर्स के दाम अपने दायरे में नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है तब आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज टाइमिंग किसी को नहीं जमती है, चाहे टॉप पे हो चाहे बॉटम पे हो। सितंबर 24 में जब 26,277 का टॉप बना, तब भी शायद ही किसी ने अपना सारा पोर्टफोलियो बेचा होगा। हाँ, 2 महीने बाद जरूर ये लगा होगा कि काश मैं उस भाव पे बेच देता तो अभी मैं 23,000 24,000 पे खरीद लेता। बट ये सब एकेडमिक डिस्कशंस होता है। रियल लाइफ में चीजें ऐसी मुंह नहीं होती है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आपको अपना रिस्क एपेटाइट देख के, अपना इन्वेस्टमेंट का नजरिया देख के, स्पेशली टाइम होराइजन, और जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास कैश है, उस समय आपने डिप्लॉय करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई इंसाइट है कि कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग पे कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, उसके अराउंड वोलेटिलिटी होगी, नहीं पता चलता है। अनिल जी, फ्राइडे आप जब घर गए आपको नहीं पता था कि सैटरडे सीज फायर हो जाएगा और मार्केट मंडे को एक रिलीफ रैली देगा। वो हमें नहीं पता था। तो ये सब डिस्कशन हाइंडसाइट में और एकेडमिक लेवल पे अच्छे होते हैं। रियल लाइफ में इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। खरीदने वाले खरीद रहे हैं और देखने वाले देख ही रहे हैं। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च भी की है निफ्टी की टॉप 500 कंपनियों पर कि किस तरह से खरीदने का और शेयर होल्डिंग के पैटर्न का बदलाव हुआ है। जरा समझाइए, क्या कह रही है आपकी रिसर्च और क्या खास बातें निकली हैं उसमें? अनिल जी, आप काफी लंबे समय से मार्केट में आपने देखा होगा कि पास्ट में एक एफआईआई जो एक बड़ा फोर्स होता था, मार्केट को ड्राइव करता था। आज से करीबन 10 साल पहले का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखते हैं तो एफआईआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के होल्डिंग के बीच में 10% का गैप होता था। राइट, उनका होल्डिंग 22.8 होता था, हमारा कुछ 12.8, लगभग इसी रेंज में। तो गैप काफी बड़ा था। 2015 के बाद जब से सिप का बढ़िया कल्चर चालू हुआ है इंडिया में और इक्विटी एज एन एसेट क्लास को एक महत्व मिला है जो इसे पहले उतना नहीं मिलता था, हमने देखा है पिछले 10 साल में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा बाजार में आया है। पिछले 5 साल का अगर आप एक ऐड करके देखते हैं तो टोटल क्यूमुलेटिव डोमेस्टिक इन्वेस्टर मनी जो मार्केट में आया है वो $150 बिलियन के आसपास है। और उसके सामने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा आया है उसी टाइम पीरियड में, वो करीबन करीबन $19 बिलियन का है। तो लगभग 7 गुना ज्यादा, 7 से 8 गुना ज्यादा पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में बाजार में डाला है फॉरेन इन्वेस्टर्स के मुकाबले। इन सब का एक जो इम्पैक्ट हुआ है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हुआ है। आज मार्च 2025 शेयर होल्डिंग के हिसाब से अगर आप NSE 500 देखते हैं, जो कि लगभग 90% ऑफ इंडिया मार्केट कैप है, वहां पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के आगे निकल पड़ा है। जो 10% का गैप होता था दोनों के बीच में, अब वो मार्जिनली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के फेवर में आ गया है। तो जो हम कई पिछले 4-5 सालों से जो लिखते आ रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक बड़ा थीम रहा है। किसी भी आप स्ट्रैटेजिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट से बात करेंगे, जरूर वो इस थीम पे आपको नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इंडिया में एक्चुअली अपने आंखों के सामने हो रहा है, उसका अब नतीजा आपको टेंजिबल आउटकम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में दिख रहा है, जहां की डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब पूरे बाजार का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वो अब मार्केट को ज्यादा ड्राइव कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर का पैसे से मार्केट चेंज नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है, और उनका पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन में। बट हाँ, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एकदम ही
इमटेरियल हुआ करते थे 10-15 साल पहले, अब वो पिक्चर बहुत तेजी से बदल गया और ये पहला क्वार्टर रहा है मार्च 2025 जो इतिहास में मुझे लगता है स्वर्ण अक्षरों से इसकी नोंद होगी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉरेनर से ज्यादा हो गया और अक्रॉस सेक्टर्स ये हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई एक दो क्वार्टर के एक दो सेक्टर्स बड़े सेक्टर्स में ये हुआ है। $830 बिलियन का टोटल होल्डिंग हमारा है और $815 बिलियन के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। तो ये जो हमने रिपोर्ट पब्लिश की थी पिछले थर्सडे, बहुत ही डिटेल्ड और डीप डाइव वाली रिपोर्ट है। इसमें हमने अलग अलग तरीके से मार्केट को देखा है कि लार्ज कैप में कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मिड कैप स्मॉल कैप में कैसा है, तो प्राइवेट कंपनीज में कैसा है, पीएसयू एमएनसी कंपनीज में कैसा है, अलग अलग सेक्टर्स में कैसा है, पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले कैसे शेयर होल्डिंग चेंज हुआ है, किस सेक्टर्स में एफआईएस का शेयर होल्डिंग बढ़ा या कम हुआ है और सिमिलरली किन सेक्टरों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग बढ़ा या कम हुआ। और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वैसे तो गौतम जी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च है, लेकिन हमारे जितने रिटेल शेयर निवेशक हैं जो पैसा लगाते हैं, आप लोगों के लिए भी गौतम जी की रिसर्च बहुत काम की है और वो जिस तरह से लिखते हैं वो आपको खुद को समझ में आएगी। और मैं बहुत कम एक्सपर्ट्स ऐसे हैं बाज़ार के जिनकी रिपोर्ट को मैं पूरा पढ़ता हूँ या मतलब जो भी रिपोर्ट आती है देखता ज़रूर हूँ कि क्या खास लिखा है। गौतम जी उनमें से एक है, बहुत ही कम है क्योंकि ज़्यादा समय मिलता नहीं है। इतने सारे ब्रोकरेजेस हैं, विदेशी देशी, रोज़ की 200 रिपोर्ट आती है, आप कितनी पढ़ेंगे? तो फिर आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। तो गौतम जी हमारी उस लिस्ट में जिनकी रिपोर्ट हम हमेशा पढ़ते हैं। तो गौतम जी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपकी आती है, चाहे सेक्टर्स पे हो, स्टॉक्स पे हो, बाजार के वैल्यूएशन पे हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी इसे ज़रूर पढ़ें। आइए अब व्यू थोड़ा सा पैसा लगाने को लेकर लिया जाए। जाहिर सी बात है कि अच्छे समय और अच्छे भाव दोनों एक साथ तो मिलते नहीं हैं। अब जो भाव है इसी से काम चलाना पड़ेगा 24,700 से ही। बताएं सर, इस लेवल पर भी जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अब युद्ध खत्म होने के बाद ही पैसा लगेगा, वो तो वो भी ऑलमोस्ट मान के चलो हो गया, कम से कम बाजार तो यही कह रहा है। कहाँ लगाना है पैसा? अनिल जी, हमारा व्यू इस मामले में बहुत क्लियर रहा है पिछले 6-9 महीनों से। सबसे बड़ा सेक्टोरल कॉल जो हमने चेंज किया था अक्टूबर में, वो बैंक्स पे किया था। अंडरवेट से हम ओवरवेट गए थे और मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर लार्ज बैंक आज भी बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड के मुताबिक। उनके रिजल्ट्स भी आ गए, काफी अच्छे रिजल्ट्स थे लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिला क्योंकि उन्होंने आउट परफॉर्म किया था कैलेंडर ईयर 25 में। अगर मेरा अनुमान सही है तो पहले 3 महीने में बैंक सेक्टर ने 17% का 28% का आउट परफॉर्मेंस दिया है वर्सेस आईटी। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है क्योंकि बैंक्स और आईटी दोनों मिला के इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में लगभग लगभग 45 से 48 और मान लीजिए 50% का वेट इन दोनों सेक्टर्स के बीच होता है, बीएफएसआई और आईटी में। और हमने इस थीम पे पिछले 1.5-2 सालों में 3 अलग अलग रिपोर्ट्स निकाली है बैंक्स वर्सेस आईटी पे। इसमें डेटा ये दर्शाता है पिछले 17-18 सालों का कि जो साल में बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं वो साल में आईटी आउट परफॉर्म नहीं करता है। एक ही साल इसमें अपवाद रहा है जो है CY 70, जहां पे दोनों बैंक्स और आईटी ने आउट परफॉर्म किया था। सो एज एन इन्वेस्टर, चाहे आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर हो, अगर 1 जनवरी को किसी भी साल के आप बैंक्स और आईटी के बीच में एक सही निर्णय ले लेते हैं कि इस सेक्टर में आपको ज्यादा ओवरवेट रहना है या अंडरवेट रहना है, तो 50% ऑफ इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस का काम आपका हो जाता है। तो ये साल फर्स्ट 3 मंथ्स में बैंक्स 28% से आईटी को आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी आउट परफॉर्मेंस के बावजूद हमें लगता है बैंक्स के वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। अब बैंक्स के अलावा भी हमें कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पसंद है, कुछ चुनिंदा एनबीएफसी शेयर्स भी हमें पसंद है। आईटी पे भी हम मार्जिनल ओवरवेट बनाए रखे हैं। जुलाई में हमारा बहुत बड़ा ओवरवेट था, अक्टूबर में भी था, फिर हमने थोड़ा ओवरवेट कम किया। आईटी के वैल्यूएशंस कम हुए बट मुझे लगता है नियर टर्म में आईटी अभी भी अंडर परफॉर्म करेगा जब तक ये पूरा टैरिफ रिलेटेड मामला सुलझ नहीं जाता है। राइट। थर्ड जो सेक्टर हमें अभी व्यू थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है वो है ऑटो। हालांकि अभी भी हम मॉडल पोर्टफोलियो में अंडरवेट है बट अब जो वैल्यूएशंस हो गए हैं और जो एक्सपेक्टेशंस है काफी मॉडेस्ट है ऑटो सेक्टर से। तो मुझे लगता है ये भाव से अब आईटी में, ऑटो में थोड़ा सा वेट बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे सदाबहार और हमेशा हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स है, इंडस्ट्रियल से कैपिटल गुड्स और फिर हेल्थ केयर है। तो ये 5-6 सेक्टर है जहां पे हमारा व्यू आज भी बहुत पॉजिटिव है। और टेलीकॉम, सॉरी मैं भूल गया था टेलीकॉम, तो ये 5-6 सेक्टर्स में हमारा व्यू आज भी पॉजिटिव है जहां पे हम ओवरवेट स्टांस बनाए हुए हैं। लिए
बैंक्स तो आपको हमेशा पसंद आते दिखे हैं और आपने बहुत स्ट्रांगली हर बार रिकमेंड किया है कि बैंक्स में तो अभी बहुत तेजी है। इसके अलावा ऑटो अब पसंद आने लगे हैं, टेलीकॉम, आईटी, ये सब बेहतर होने की तैयारी में। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया और विस्तार से आपने बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौक़ों पर हमारे दर्शकों को अपनी राय रखी।